महामहिम, आपकी आज्ञा से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत का हम सहृदय स्वागत करते हैं। मंच पर उपस्थित माननीय अतिथिगण गुजरात विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर हिमांशु पंड्या जी, नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर नीलम पटेल जी, गुजरात विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ साइंसेज के डीन प्रोफेसर डॉक्टर पीएन गज्जर जी एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी गुजरात विश्वविद्यालय के निदेशक श्री सुधांशु जहांगीर जी का हम स्वागत करते हैं। सभागार में उपस्थित अन्य अतिथिगण का भी हम स्वागत करते हैं एवं कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। शिक्षा का परम उद्देश्य मानवता को प्रकाश की ओर अग्रसर करना है। यह प्रकाश सकारात्मक ऊर्जा का अनवरत स्रोत है। इसलिए हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करते हैं। मंच पर उपस्थित माननीय अतिथिगण से यह निवेदन है कि वे दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएं। गुजरात विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर हिमांशु पंड्या जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वह इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी का सम्मान करें। मैं निवेदन करती हूँ गुजरात विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ साइंसेज के डीन प्रोफेसर डॉक्टर पीएन गज्जर जी से कि वे हमारे अतिथि नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर नीलम पटेल जी का सम्मान करें। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी गुजरात विश्वविद्यालय के निदेशक श्री सुधांशु जहांगीर जी से कि वे आज के कार्यक्रम का स्वागत भाषण करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मेश्वरी गुरुवे नमः। आज हम सभी के बीच उपस्थित आदरणीय महामहिम आचार्य जी को मैं प्रणाम करते हुए मैं सुधांशु जहांगीर, निदेशक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, इस कार्यक्रम को महामहिम आपकी आज्ञा से आरंभ करना चाहता हूँ। महामहिम, आपने राजभवन जैसी पवित्र भूमि पर आज इस ऐतिहासिक दिवस की विवेचना लिखने का जो मौका दिया है,
इसलिए मैं माननीय कुलपति श्री प्रोफेसर हिमांशु पांड्या जी, हमारे ईसी काउंसिल, सीनेट काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल, IAS बोर्ड और गुजरात विश्वविद्यालय के हर कर्मयोगी की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। आज सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत आपके नेतृत्व में प्रगतिशील कृषि के नए आयाम स्थापित कर रहा है। हम इसके लिए भी आपका अभिनंदन करते हैं। आपकी प्रेरणा से ही गुजरात विश्वविद्यालय ने विश्व में प्रथम बार प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में PhD आरंभ किया है। आज हमारे बीच डॉक्टर नीलम पटेल, वरिष्ठ सलाहकार नीति आयोग, उपस्थित हैं। महोदय, हम आपका भी स्वागत करते हैं। जब भी गुजरात विश्वविद्यालय का इतिहास लिखा जाएगा वो 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। एक 2017 के पूर्व का गुजरात विश्वविद्यालय, दूसरा 2017 के पश्चात का गुजरात विश्वविद्यालय। आज गुजरात विश्वविद्यालय अनगिनत नए आयाम हमारे महामहिम की प्रेरणा से हमारे कुलपति प्रोफेसर हिमांशु पांड्या महोदय के नेतृत्व में स्थापित कर रहा है। महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके निरंतर समर्थन के लिए हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच प्रोफेसर PN गज्जर स्कूल ऑफ साइंस के डीन उपस्थित हैं। महोदय, आपका भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हमारे बीच श्री राजवीर सिंह जी, जो नाफेड के प्रबंध निदेशक हैं। सर, मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जब हम प्रगतिशील प्राकृतिक कृषि की बात करते हैं तब हमारा अगला कदम होगा कैसे हम सहकारी संस्थाओं को इसमें शामिल करेंगे। इसी दूरदर्शी सोच के साथ आज हम नाफेड के साथ MOU करने जा रहे हैं, जो कृषि और कृषि विपणन के नए आयाम स्थापित करेगा। आज हमारे बीच नॉर्थ ईस्ट हिल विश्वविद्यालय मेघालय के कुलपति प्रोफेसर प्रभाशंकर शुक्ला जी उपस्थित हैं। मैं स्वागत करता हूं। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी MOU करने जा रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात पूर्व का पश्चिम से मिलन और पश्चिम का पूर्व से मिलन प्रथम बार हो रहा है। आज हमारे बीच पधारे कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल जी, YS परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश का मैं स्वागत करता हूं। आपकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय प्राकृतिक कृषि के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। आज हमारे बीच डॉक्टर ओम प्रकाश चौरसिया जी, निदेशक डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड रिसर्च, लेह लद्दाख, जो कि DRDO का एक संस्थान है, का मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हम प्राकृतिक कृषि को हम भारतीय सेना की ज़रूरतों से जोड़ा जाए, इसलिए DR के साथ हम MOU करने जा रहे हैं, जिससे हम प्राकृतिक कृषि के द्वारा भारतीय सेना की ज़रूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। आज हमारे बीच विंग कमांडर प्रोफेसर डॉक्टर PK गुप्ता, रजिस्ट्रार, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, उपस्थित हैं, जो भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय का एक संस्थान है और वाणिज्य एवं व्यापार की नई नई नीति बनाता है। जब प्राकृतिक कृषि की बात करते हैं तो प्राकृतिक कृषि को ऊंचाई पर ले जाने के लिए व्यापार और ट्रेड का बहुत बड़ा योगदान होगा। यह संस्थान इसी दिशा में कार्यरत है। महोदय, मैं आपका स्वागत करता हूं और ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य और खुशी की बात है कि मैं इस प्रसिद्ध संस्थान का छात्र रहा हूँ। प्रणाम सर। आज हमारे बीच डॉक्टर CK तिम्बारिया, जो कि गुजरात की प्राकृतिक खेती एवं जैविक कृषि विश्वविद्यालय आनंद के कुलपति हैं। महोदय, मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच डॉक्टर प्रदीप वाली जी, जो निदेशक अनुसंधान शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू, उपस्थित हैं। महोदय, मैं आपका स्वागत करता हूं। आपका यहाँ आना प्राकृतिक कृषि को नई दिशा और नया आयाम देगा, क्योंकि कश्मीर भारत का मुकुट है। मैं यहाँ उपस्थित राजभवन के सभी कर्मचारी, गुजरात में भारत सरकार के अधिकारियों का स्वागत करता हूँ। यहाँ उपस्थित इसी सदस्यों, IAS बोर्ड मेंबर, एकेडमिक काउंसिल, डायरेक्टर, विश्वविद्यालय के डीन, IAS टीम, PhD स्कॉलर और उमंग से बड़े IAS विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के योगदान से ये ऐतिहासिक दिन संभव हुआ है। हमारे विश्वविद्यालय के संस्थापक और इस देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विकसित भारत के 2 सिद्धांत दिए थे, राष्ट्रीय एकता एवं सहकारिता। और आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक है, क्योंकि उनके द्वारा दोनों दिए गए सिद्धांत आज के दिन में समावेशित हैं। मित्रों, आप जितने भी उपस्थित मेहमान हैं, आपकी युवा ऊर्जा और अनुभव का मिश्रण हमारे महामहिम के सहयोग से अमृतकाल के भारत का नया अध्याय हम लिखने जा रहे हैं। मुझे यह कहने में बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, जब भी आज़ादी के 100वीं वर्षगांठ पे स्वर्णिम अक्षरों से भारत का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें शिक्षा, विद्या और सहकारिता अध्याय के महानायक होंगे हमारे माननीय महामहिम। उसके नायक होंगे पांड्या साहब, उसके नायक होंगे राजवीर सिंह जी साहब, उसके नायक होंगे शुक्ला साहब और यहाँ पे उपस्थित सभी जन। इसलिए ये राष्ट्र, ये भारतीय जनमानुस और ये आने वाली पीढ़ी आपकी कर्तव्य रहेगी। इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपके इस विश्वास के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके स्नेह के लिए मैं आप लोगों का गुजरात विश्वविद्यालय के कर्मयोगियों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और महामहिम, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इसी तरीके से राष्ट्र के विकास में हमारे प्रयासों से योगदान देते रहेंगे, क्योंकि हमारे सिद्धांत, हमारे संस्कार
जो गुजरात यूनिवर्सिटी के एम्बलम में जो शब्द हैं योगा कर्मसु कौशलम, उसमें निहित हैं। ये ऐसी विचारधारा जो नूतन भी है, पुरातन भी है और सनातन भी है, जिसने राष्ट्र पुरुषों को विकसित किया था, किया है और करती रहेगी। इसी आशा के साथ, इसी उमंग के साथ आपका पुनः पुनः बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के संदर्भ में परिचयात्मक भाषण के लिए मैं गुजरात विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी को आमंत्रित करती हूँ। प्रातस्मरणीय श्रद्धेय महामहिम राज्यपाल महोदय, आप इस राज्य में प्राकृतिक खेती के प्रेरक है, उद्दीपक है, और इसमें आपने एक क्लासिकल यूनिवर्सिटी जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी है उसको ये काम करने का अवसर दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हृदयपूर्वक आपका अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच इतने सारे संस्थान एक साथ नेटवर्किंग कर रहे हैं। महामहिम राज्यपाल जी ने लास्ट टाइम जब हम इसी परिसर में थे तो एक जिम्मेदारी दी थी कि प्राकृतिक खेती को कैसे जनमानस तक पहुंचाया जाए। उसके दो तरीके हो सकते हैं, एक है शिक्षा और दूसरा है नेटवर्किंग, जहां से हम लोगों को ये समझाएंगे कि आपके लिए प्राकृतिक खेती का महत्व क्या है। मुझे लगता है कि ये शिक्षा वाला जो पार्ट था वो तो हम लास्ट ईयर कर चुके, और आपके प्रेरक उद्बोधन से प्रेरित होके लास्ट जो जॉइंट बोर्ड ऑफ वाइस चांसलर की मीटिंग हुई थी सर, उसमें सारी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ जो गुजरात सरकार की है वो सभी आने वाले शैक्षिक वर्ष से अपने यहाँ प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम शुरू करेगी, जिसमें हमारी जितनी भी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, जैसे MS यूनिवर्सिटी है, साउथ गुजरात है, पाटन है, भावनगर है, सौराष्ट्र है, SP यूनिवर्सिटी है, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उस सभी में BSc और MSc के प्राकृतिक खेती के कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। ये जॉइंट बोर्ड ऑफ वाइस चांसलर में डिसाइड हो चुका है, और जो UGC ने और नीति आयोग ने मिलके जो सिलेबस बनाया है आपकी अध्यक्षता में, वो सिलेबस को हम अपने एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल से पास कर चुके हैं, और इसका प्रावधान हो चुका है कि नेक्स्ट ईयर से हम लोग सारी यूनिवर्सिटीज़ ये प्राकृतिक खेती को पढ़ाएंगे। भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, और आने वाले 5 सालों में हमको ये लक्ष्यांक सिद्ध करने हैं। जब तक हम अपनी प्रैक्टिसेस को नहीं समझेंगे तब तक ये मानक पाना मुश्किल है। और ये मानक जो है वो एक फिगर नहीं है जहाँ पे हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को, $, इकोनॉमी को प्रमोट करना चाहते हैं, बट उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाना होगा, और उस एक्शन प्लान के लिए नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो संस्थाएं शिक्षा देती है, दीक्षा देती है, और उसके बाद जब आप रोज़गार की उपलब्धियां ढूंढते हैं उस टाइम भी आपके पास वही पूरा चैनल एस्टाब्लिश्ड हो, मुझे लगता है इससे अच्छा सुबह समन्वय और कोई नहीं हो सकता जो हम आज करने जा रहे हैं, जहाँ पे IIFT भी हमारे साथ होगा, हमारे साथ नाफेड भी होगा, हमारे साथ विश्वविद्यालय भी होंगे, NGOs भी होंगे, और वैश्विक संस्थान जो कि इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करते हैं वो सब हमारे साथ जुड़ेंगे। आपसे मैं एक और इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि गिफ्ट सिटी में जो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल होने जा रहा है, स्पेशल प्रोविजंस होने जा रहे हैं, उसमें गुजरात यूनिवर्सिटी इज़ लीडिंग फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस एंड इट्स मार्केटिंग। ये एक मतलब स्पेशल प्रोविज़न है गुजरात यूनिवर्सिटी के लिए कि गिफ्ट सिटी में देयर विल बी अ वर्टिकल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे बहुत सारे वैश्विक संस्थान अपने कैंपस शुरू करेंगे, कोर्सेज शुरू करेंगे। वहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी इज़ इनवाइटेड टू कोऑर्डिनेट कोर्सेज ऑन एग्रीकल्चर एंड प्लांट साइंसेस। मुझे लगता है कि ये वैश्विक लेवल पे प्राकृतिक खेती को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, और आज ये भी मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे साथ जो PhD स्कॉलर रजिस्टर हुए इस साल प्राकृतिक खेती में, उसमें आधे से ज़्यादा विदेशी छात्र हैं।
तो मान्यवर, आपने जो ये हमको दिया था एक मौका, उसको हम वैश्विक लेवल पे ले जा रहे हैं। आज यूनिवर्सिटी जो तंजानिया में है, आज यूनिवर्सिटी जो मसाई मारा में है, आज यूनिवर्सिटी जो नैरोबी में है, आज यूनिवर्सिटी जो मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे में है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ अगले शैक्षिक वर्ष से अपने यहाँ प्राकृतिक खेती का सिलेबस शुरू करेगी। और इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपको समय निकाल के किसी एक ये देश में जाके, जहाँ पे हम इन सबको एक ही देश में बुला सके, या फिर वी कैन इनवाइट देम हियर इन गुजरात ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ वाइब्रेंट गुजरात समिट, उस टाइम भी यहाँ बुला सकते हैं। तो ये एक मौका है हमारा कि हम हमारी संपदा को विश्व को दे, जो कि ये एक जहरीला हम जो प्रयोग कर रहे हैं आज कृषि में, उसको रोक के हम सर्वत्र सुखिनः सन्तु ये भावना को आगे बढ़ाते हुए लोगों को स्वास्थ्य और अच्छे न्यूट्रिशन की हम भेंट दें हमारे कार्यों से, हमारी शिक्षा से। आज आपने यहाँ हमको बुला के हमारा सम्मान बढ़ाया है, हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। और पहली बार मुझे लगता है किसी यूनिवर्सिटी को राजभवन में इतना अच्छा मौका मिला है, इसके लिए, ये प्रोत्साहन के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर नीलम पटेल जी को कि वो सभा को संबोधित करें। माननीय हम सबके प्रेरणा स्रोत, हमारे मार्गदर्शक महामहिम गुजरात के राज्यपाल जी, जिनके मार्गदर्शन में देश नहीं दूसरे देशों में भी खेती में और किसानों की जीवन में सुधार आए, जो महामहिम ने हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। पूरे देश में जाते हैं, किसानों को संबोधित करते हैं, पॉलिसी मेकर्स को भी बताते हैं, इंडस्ट्री को भी बताते हैं, स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करते हैं। और हम लोगों का सौभाग्य रहा कि महामहिम के साथ पिछले कई वर्षों के साथ काम कर रहे हैं, और उसी का आप परिणाम देख रहे हैं कि आज हम इस स्तर तक पहुंच गए हैं। और अपने गुजरात यूनिवर्सिटी के बड़े डायनामिक हमारे वाइस चांसलर साहब पांड्या जी, हमने पिछले साल 2020 में हमने एक डिस्कशन शुरू किया था गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ नीति आयोग ने, और हमने फिर 2021 में नीति आयोग ने गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किया कि हम साथ में काम करेंगे, जो कि जनरली नीति आयोग नहीं करता है। लेकिन इस बार प्रोफेसर पांड्या ने और हमने मिलकर किया, नहीं, पॉलिसी मेकर्स को भी नीचे तक जाना चाहिए, जिससे पता चले कि हम देश में उस तरह की चीज़ें ला पा रहे हैं जो देश की ज़रूरत है। और आज इस सभा में उपस्थित हमारे वाइस चांसलर महोदय, NAFED के हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, सीनियर ऑफिसर्स, पहले भी हम साथ में काम कर चुके हैं, IIFT के हमारे डायरेक्टर, और बाकी लोग जो हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप आए। ये हमारे जो देश में एक प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया और कहा कि आप सबको देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। इसका एक वजह ये है कि हम अपने देश नहीं, हम पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं। FAO एक ऑर्गेनाइजेशन है, और एक FAO जो पूरे दुनिया में खेती बाड़ी से जुड़े काम करती है, उनका एक आकलन है कि 2050 तक जितनी पूरी दुनिया में खेती योग्य भूमि है, वो 1960 के अगर उसकी तुलना करें तो सिर्फ 1/4 बचेगी। अभी हम आज 2022 में बात कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में खाद्य चीज़ों का क्या हाल हो रहा है, सारी वैल्यू चेन डिस्टर्ब हो रही है। और जब 2050 में हम पहुंचेंगे, जो हमारा विश्व खाद्य संगठन का आकलन है कि जब 1/4 ज़मीन बचेगी खेती योग्य 1960 की तुलना में, तब हम कहाँ जाएंगे। तो हमें खुद को तैयार रखना पड़ेगा, और उस तैयारी में जिस हम एक प्रकल्प के लिए आज जुड़े हुए हैं, उसमें प्राकृतिक खेती एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। हम 2018 से हम नीति आयोग में काम कर रहे हैं इस पे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि महामहिम के साथ कि हम लोग भी, कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा एक इमोशनल डिसीजन है कि हम 1 साल 2 साल में कर रहे हैं। नहीं, पहले हमने देश विदेश
में भी ये प्रथाएं प्रचलित हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया एक देश है, वो इसको कहते हैं रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर कहता है, या फिर वो अपने में एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग कहता है। हम अपने देश में प्राकृतिक खेती कहते हैं। सिद्धांत वही है। तो ये हमने जब दूसरे देशों से संपर्क साधा, उनको नीति आयोग में आमंत्रित किया, तो हमने देखा कि नहीं, हम जिस दिशा में बढ़ना चाहते हैं इसमें तथ्य हैं, इस साइंस के सिद्धांतों पर आधारित है, और साइंस के जो सिद्धांत हैं उस पर हमें, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप जानते हैं सफलता ज़रूर मिलती है। इन सब के साथ साथ कोर्स का भी महामहिम के आदेशानुसार अध्यक्षता में एक हमने कोर्स करिकुलम किया, डेवलप किया था, और पांड्या जी और गुजरात यूनिवर्सिटी में इसको लागू भी हो गया। और पांड्या जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने एडमिशन भी ले लिए और अब बच्चे इस पे काम कर पाएंगे। एक दूसरा है कि आपको बताना चाहते हैं कि जब 2019-20 में हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे थे प्राकृतिक खेती को, तो उस समय इसका नाम दिया गया था BPKP, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। और इसको क्योंकि हम लोगों को भी लग रहा था कि पता नहीं इस पे आगे कितना बढ़ पाएंगे, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम थी परंपरागत कृषि विकास योजना, उसके तहत इसको रखा गया था। लेकिन हुआ क्या कि एक साल में ये हमारे पास आंकड़े आए कि 6.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन में प्राकृतिक खेती किसानों ने अपना ली, और मुख्यतः 8 राज्यों में। तो ये लगा कि और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट या स्कीम थी जिसमें हमने कोई भी किसानों को सहायता नहीं दी थी। नहीं तो आप जानते हैं खेती में हम सब स्कीम्स में फार्मर्स के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट प्रोग्राम सब्सिडी का रखते हैं, लेकिन ये एक ऐसा स्कीम थी जिसमें नहीं किया। तो ये पॉलिसी मेकर्स के लिए एक ना आँख खोलने वाला डिसीजन था कि अरे, हमने जब कुछ नहीं सपोर्ट किया तब 6.5 लाख किसान जुड़ गए, और ये रात जागे आ रहे हैं, किसान रोज़ के रोज़ बढ़ रहे हैं। तो हमें एक अलग से एक मिशन लाना चाहिए। तो अभी लास्ट वीक अब हमारा मिशन अप्रूव्ड हो गया है। अब हम नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग लेके इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे पूरे देश में, और ये 2022-23 से 2025-26 तक ये चलेगा पूरा। और ये स्टैंड अलोन मतलब ये मिशन है। अब ये अलग से रहेगा, इसको देखने के लिए अलग से नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है, और माननीय हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के, वो उसके चेयरमैन हैं, 4 और कैबिनेट मिनिस्टर उसके मेंबर हैं। तो एक ये नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है, फिर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो देश में देखेगी इम्प्लीमेंटेशन। तो हमारे राजेश्वर जी हमारे साथ उसमें हम दोनों मेंबर हैं जो देश में पूरा इसका देखेंगे क्रिया कार्यान्वयन कैसे चलता है। अगर आप उसको जो नेशनल मिशन को अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो टोटल इसका हमने बजट रखा है वो 1584 करोड़ इस बार हमने रखा है 25-26 तक। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारा कितना जल्दी अगर होगा तो हम और इस पर रखेंगे। और मैनेज एक नोडल एजेंसी है जो ट्रेनिंग के लिए बनाई गई थी, लेकिन इस नेशनल मिशन में तो जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी और आप लोग की यूनिवर्सिटी हैं, आप लोग इस पर अपने यहाँ पर इस मिशन में जुड़ जाएंगे और इस मिशन से जो आपको सपोर्ट है वो मिलने लगेगा रिसर्च के लिए, स्टूडेंट के लिए, फार्मर्स ट्रेनिंग के लिए। तो ये हमारे लिए भारत सरकार की तरफ से एक ये प्रयास है। दूसरा प्रयास है कि अभी जब हमारे अब इस साल का डाटा पिछली साल 6.5 लाख हेक्टेयर था और अभी जो हमारे पास डाटा आया है 11 लाख हेक्टेयर में महामहिम जी ऑफिशियल डाटा 2 साल में हमारे पास 11 लाख हेक्टेयर ऑफिशियल डाटा है। जबकि अभी कितने किसान कर रहे हैं जिनके डाटा हमारे कैप्चर ही नहीं किए गए क्योंकि अलग से स्कीम नहीं थी। तो आप देख लीजिए 11 लाख हेक्टेयर और महामहिम इसका श्रेय आपको जाता है जो आपने हर प्रदेश में जा कर के एक अलग जगाई है। बस मैं 1 मिनट और लूँगी। महामहिम लास्ट वीक उत्तराखंड थे। उत्तराखंड राज्य वैसे तो एग्रीकल्चरलाइज सेक्टर पूरे देश का मैं देखती हूँ, लेकिन उत्तराखंड मेरे पास है। तो महामहिम के जाने के दूसरे बाद दिन ही उनके सेक्रेटरी हमारे पास आ गए और उन्होंने कहा कि मेरे मन में जितने सवाल थे वो गवर्नर साहब का लेक्चर सुना तो सारे दूर हो गए। सारे किसानों का इतना आया कि सारे किसान उनको कहने लगे अब वो नया एक पोर्टल बना रहे हैं क्योंकि इतने किसान आ रहे हैं कि उनको एक साथ वो पेपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो एक पोर्टल बनाकर वो प्राकृतिक खेती को बढ़ा रहे हैं।
तो जो 11 लाख हेक्टेयर है, अगर आप सीधे सीधे 10,000 पर हेक्टेयर का भी हिसाब लगा लीजिए तो हमने 11,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बचाया है। और हम सिर्फ और सिर्फ 1584 करोड़ का स्कीम लेके आ रहे हैं। तो इसके महामहिम अपने संबोधन में ज़रूर सब बोलेंगे कि हम सिर्फ किसानों की हालत नहीं सुधार रहे हैं, हम अपनी खुद का स्वास्थ्य सुधार रहे हैं। जब प्राकृतिक खाएंगे, प्रकृति का हम सम्मान करेंगे, अपने देश में लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहेंगे, जानवरों को अपने साथ रखेंगे, तो क्या होगा आप जानते हैं, खुशहाली आएगी। और हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो कृषि की तरक्की अगर हमने करी तो अपने देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए हम रोल मॉडल होंगे। और प्रधानमंत्री जी के जो 5 प्रण हैं, मैं चाहती हूँ आप लोग स्टूडेंट को ज़रूर बताइएगा। उसमें एक प्रण जो उनका है, उस प्रण को यही है, उस प्रण का मुख्य मूल यही है कि जो हमारा देश में गौरवशाली चीज़ें थीं उनको हम आगे लाके साइंस के साथ जोड़ करके पूरी दुनिया में हम उसको लेके जाएं। तो उसमें एक पंच प्रण में ये भी है। तो हम उसके लिए आज सब इकट्ठा हुए हैं। और मैं गुजरात यूनिवर्सिटी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम सबको यहाँ बुलाया और सबके लिए डिस्कशन का एजेंडा दिया। और हम चाहते हैं जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं कि आप लोग भी इस पे सिस्टमैटिक रिसर्च शुरू करिए और एक नेशनल कंसोर्टियम बना दीजिए रिसर्च के लिए। जो आज यहाँ पर सर हैं, अगर महामहिम आज्ञा दें तो एक नेशनल कंसोर्टियम, जिससे कि रिसर्च का एजेंडा तय हो जाए कि 2 साल 3 साल में कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ देने वाली है, और हम अपने देश में नहीं हमारे दूसरे देशों को भी हम ये चीज़ें हम ट्रांसलेट कर पाएँ और ट्रांसफ़र कर पाएँ। तो ये एक हमारे था कि हम सब मिल के काम करें। इन सब के साथ साथ हम राजभवन के हमारे माननीय साहब और गवर्नर साहब जिन्होंने हम सबको यहाँ पर इस कार्यक्रम रखने के लिए मौका दिया और सारा लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया, इन सब के साथ साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग महामहिम के साथ साथ अगर कभी भी आपको लगे कि नीति आयोग से आपको किसी तरह की ज़रूरत है, किसी सपोर्ट की, तो हम आपके साथ हैं और हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे। इन सब के साथ धन्यवाद महोदया, इतने सारे नए तथ्यों से हमें अवगत कराने के लिए। जैसा कि महोदया ने हमें बताया, प्राकृतिक खेती कृषि पारिस्थितिकी पर उत्तम तरीके से आधारित एक ऐसी कृषि प्रणाली है जो फसलों, वृक्षों एवं पशुधन को एकीकृत करती है, जिससे कार्यात्मक जैव विविधता के इष्टतम उपयोग की सुविधा हमें मिलती है। जलवायु परिवर्तन से होने वाले अनेक नकारात्मक प्रभावों को कम करने में भी यह कृषि पद्धति सक्षम है, और इस कृषि पद्धति का मानव जीवन में समावेश कई स्तरों पर पृथ्वी पर जीवन की संततता की पुष्टि करता है। इस दूरदर्शी सोच के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी गुजरात विश्वविद्यालय ने परम माननीय राज्यपाल जी के मार्गदर्शन में प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में पीएचडी की शुरुआत इसी वर्ष की। यह अपने आप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अनोखी पहल है, एवं हमें विश्वास है कि हम अपने तय लक्ष्यों को प्राप्त करने में तत्परता से जुटे रहेंगे। आज इस महत्वपूर्ण दिवस के शुभ अवसर पर हम अपने मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल जी से निवेदन करते हैं कि प्राकृतिक कृषि के पीएचडी पाठ्यक्रम में चयनित हमारे विद्यार्थियों को नामांकन पत्र वितरित करें। हमारे पहले चयनित शोध विद्यार्थी गोहिल प्रकाश सिंह कृपया मंच पर आएं। हमारे दूसरे शोध विद्यार्थी हिरेन मावाजी भाई पटेल कृपया मंच पर आएं।
हमारे तीसरे शोध विद्यार्थी उसामा मोहम्मद साहिल बशीर दैफा कृपया मंच पे आए। पीएचडी पाठ्यक्रम में नामांकित चौथे विद्यार्थी कैरे अब्देला सोमा कृपया मंच पे आए। क्रम में आगे सैद यमन मोहम्मद कृपया मंच पे आए। अगले चेन योवेन धन्यवाद माननीय राज्यपाल जी। वसुधैव कुटुंबकम का जीवंत प्रमाण देने वाली हमारी सभ्यता ने हमेशा से हमें सहकारिता का महत्व समझाया है। वैश्वीकरण के इस युग में राष्ट्रीय स्तर पर भी सहकारिता का सोपान समस्याओं के समाधान एवं परस्पर प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। इस संदृश्य को ध्यान में रखते हुए गुजरात विश्वविद्यालय देश के विभिन्न विशिष्ट शैक्षणिक, अनुसंधानिक, सार्वजनिक एवं निजी संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन के द्वारा एक दूसरे के विकास में भागीदार बनने की अपनी प्रतिबद्धता को एक बार पुनः दोहराना चाहता है। आज के इस विशिष्ट दिवस के अवसर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी गुजरात विश्वविद्यालय देश के ऐसे 7 महत्वपूर्ण संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन करेंगे। इस कार्य के लिए देश के विभिन्न स्थानों से पधारे प्रतिनिधियों का सहृदय स्वागत है। पहले समझौता ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी अनुसंधान शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप वाली जी को एवं अपने गुजरात विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी को मैं आग्रह करूंगी कि ये दोनों आपस में समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर एवं एक्सचेंज करें। धन्यवाद सर। अगले समझौता ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी गुजरात प्राकृतिक खेती और जैविक कृषि विश्वविद्यालय आनंद के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर CK टिम्बाडिया जी को। अगले समझौता ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली के कुल सचिव डॉक्टर PK गुप्ता, सेवानिवृत्त विंग कमांडर। अगले समझौता ज्ञापन के लिए
उच्च ऊंचाई अनुसंधान संस्थान बिहार DRDO संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश चौरसिया जी आमंत्रित हैं। बिहार विश्व का सबसे ऊंचाई पे स्थित अनुसंधान केंद्र है, जो भारत के आर्मी का एक मुख्य संस्थान है। अगले समझौता ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश के माननीय कुलपति डॉक्टर राजेश्वर सिंह चंदेल जी को। अगले समझौता ज्ञापन के लिए आमंत्रित हैं उत्तर पूर्वी पहाड़ी विश्वविद्यालय नेहू शिलोंग मेघालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर प्रभाशंकर शुक्ला जी। अगले MOU के लिए आमंत्रित हैं भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नाफेड दिल्ली के प्रबंध निदेशक श्री राजवीर सिंह पनवर। समझौता ज्ञापन के लिए आए सभी अतिथियों का फिर से सहृदय धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल जी, जो हमारे पथ निर्देशक न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में पर मुख्यतः प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में हमारे पथ निर्देशक एवं खुद एक शिक्षक हैं, उनसे अब मैं अनुरोध करूंगी कि वे सभा को संबोधित करें। आदरणीय डॉक्टर नीलम पटेल जी,
वरिष्ठ सलाहकार कृषि नीति आयोग भारत सरकार, आदरणीय डॉक्टर हिमांशु पंड्या जी, कुलपति गुजरात विश्वविद्यालय एवं अध्यक्ष इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, आदरणीय श्री सुधांशु जहांगीर जी, निदेशक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, आदरणीय डॉक्टर पीएन गज्जर जी डीन, उपस्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति महोदय, शिक्षाविद, महानुभाव, बहुत ही प्यारे छात्र बेटे और बेटियों, देवी और सज्जनों, सर्वप्रथम आप सबका राजभवन में मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दूसरा, मैं डॉक्टर नीलम पटेल जी, जो वरिष्ठ सलाहकार हैं नीति आयोग में, जिनसे पिछले कई वर्षों से संपर्क हुआ और जिस डेडिकेशन से, समर्पण से प्राकृतिक खेती के मिशन को वो अकेले देश में बढ़ा रहे थे, बहुत जुझारू हैं, बहुत परिश्रमी हैं और इससे अतिरिक्त वो सोचते ही कुछ नहीं। जब हम मिले तो इन्होंने एक टीम खड़ी कर दी और आपको जानकारी होगी, इस समय 10-12 ऐसे कृषि वैज्ञानिक हैं जो बहुत ऊंचे स्तर के हैं, जिन्होंने इसी राजभवन में इनकी अध्यक्षता में बैठकर इस सिलेबस का भी निर्माण किया और अलग अलग जगह पर रिसर्च भी चले हैं और पूरे देश में इनका प्रयास है कि ये मिशन तेजी से आगे बढ़े। ऐसी आदरणीय नीलम पटेल जी, और उन्होंने ही पंड्या जी से भी मेरे को जोड़ा है, तो उनका मैं विशेष आभार प्रकट करता हूँ। और दूसरा, मैं मुख्य रूप से आभार प्रकट करता हूँ डॉक्टर हिमांशु पंड्या जी का, एक ऐसे कुलपति जिन पर गुजरात को गर्व है। इन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी को एक नई चेतना, नई स्फूर्ति, नए इनोवेशन के साथ, मैं समझता हूँ शायद ही भारत में कोई ऐसा विश्वविद्यालय होगा कि जिसमें इतने कोर्सेज चलते हों, जहाँ भी इनको कोई ऐसी चीज मिलती है कि इससे बालकों का भविष्य उन्नत होगा, राष्ट्र निर्माण में सहयोगी होगा, समाज के लिए उपयोगी होगा, ये बहुत तेजी से उसको लागू भी करते हैं और व्यवहारिक रूप भी पहनाते हैं। मुझे स्वयं नहीं पता था कि राजभवन का आज का कार्यक्रम इतना सार्थक होगा। इन्होंने गुपचुप ही सब कुछ कर दिया और इतना कर दिया, कमाल है। कृषि के माध्यम से इन्होंने 5 तो देश जोड़ दिए और 6-7 इस देश के प्रदेश जोड़ दिए। तो और अब मुझे कह रहे थे कि अगले साल तक हम पूरे देश की यूनिवर्सिटीज को जोड़ देंगे। तो इतने क्रिएटिव, इतने समर्पित व्यक्तित्व जिस यूनिवर्सिटी और प्रदेश को मिलते हों, ये सौभाग्य की बात है। और मैं देखता हूँ ये इतने एनर्जेटिक हैं, कभी भी चेहरे पर इनकी हताशा, निराशा नहीं, उत्साह, उमंग, जोश और नई नई चीज़ों को आगे बढ़ाने का एक उत्साह। मैं विशेष रूप से डॉक्टर हिमांशु पंड्या जी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और इनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी करता हूं इन सब कार्यों के लिए। बहुत बहुत बधाई।
आदरणीय सुधांशु जांगीर जी, जो इनके बहुत बड़े सहयोगी बन करके काम करते हैं, जब मिलते हैं तो इकट्ठे मिलते हैं, और मुझे ऐसा लगता है ये 1 और 1 2 नहीं, ये 1 और 1 11 बन जाते हैं जब खड़े होते हैं। तो ये एक बड़ी ताकत है इनकी। और हमारे पीएन गज्जर डीन महोदय, ये एक ऐसी टीम है इन लोगों की कि जो अन्य लोगों के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा है। अपने प्रदेश में 25-26 यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन जो स्थान गुजरात यूनिवर्सिटी ने अपना बनाया है, जो सम्मान प्राप्त किया है, जो गतिशीलता प्राप्त की है, वो दीवारों और भवनों से नहीं होता, वो तो उसके मुखिया से होता है कि वो क्या सोचते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या चिंतन करते हैं। तो मैं बार बार बहुत बहुत साधुवाद और बधाई पंड्या जी के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए, पूरे विश्वविद्यालय के लिए, ये और प्रगति करें और उन्नति करें। मैं समझता हूं हम जितने इस हॉल में बैठे हैं, खेती बाड़ी कोई करने वाला नहीं है खुद अपने हाथ से। आप में है कोई ऐसे जो खेती करते हो हाथ से? बताओ बेटो, बेटी और हम सब। लेकिन हाँ, एक कुलपति महोदय हमें शिलोंग से मिले जो करते हैं, बहुत अच्छी बधाई। कोई बात नहीं, इसे घबराना नहीं है। आजकल तो मैं भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं करवाता जरूर हूं। लेकिन मैंने खेती की है, हल भी चलाया, फावड़ा भी चलाया, पशुओं का दूध भी निकाला, सारे काम मैंने प्रैक्टिकल सालों वर्षों किए। तो आप एक विचार कर रहे होंगे, विषय खेती का, हमने इससे क्या लेना? हम तो दूसरे विषय पढ़ने पढ़ाने लोग यहाँ पर बैठे हैं, स्टूडेंट्स भी ऐसे बैठे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप देश का भविष्य हैं, और कुछ विदेशी छात्र हमारे बीच में हैं, वो अपने देश का भविष्य हैं। और जितने आपसे आगे ये प्रबुद्ध समाज के लोग बैठे हैं, 4-5 तो यहाँ कुलपति महोदय हैं, अपने अपने क्षेत्र के आप मुखिया लोग यहाँ पर आए हैं। तो कितना प्रयास किया होगा पंड्या जी ने इन सब को जोड़ने का। कश्मीर भी यहाँ पर है, शिलोंग भी यहाँ पर है, दिल्ली भी यहाँ पर है, और DRDO लद्दाख भी यहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश भी है, गुजरात भी है। तो इतने प्रदेशों के लोगों को जोड़ना एक मिशन के लिए, तो इससे मतलब है कि ये मिशन कितना महत्वपूर्ण होगा। सर्वप्रथम मैं पंड्या जी को और बधाई इस बात की भी देता हूं कि जो सिलेबस बनाया गया, जो काम ICRA का था, जो कृषि विश्वविद्यालयों ने करना चाहिए था, वो काम देश और दुनिया में PhD के छात्रों को प्रवेश करा करके गुजरात यूनिवर्सिटी ने किया। और ये ऐतिहासिक काम है, इस पर लेख लिखना चाहिए ताकि एक इतिहास बने। काम जिन लोगों का है उनको करना चाहिए था, लेकिन पहल गुजरात विश्वविद्यालय ने पंड्या जी के अध्यक्षता में आज 5-6 देशों के युवा और बेटा बेटियों ने PhD में प्रवेश किया प्राकृतिक कृषि के लिए। कितना बड़ा इनोवेशन है आने वाली पीढ़ियों के लिए और एक नई प्रेरणा। और अन्य छात्र जितने यहाँ पर आज बुलाए हैं, आपको भी इससे प्रेरणा मिलनी चाहिए। ये जो प्राकृतिक खेती है और एक ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ध्यान करो, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है।
अब तक हमारे देश में पिछले 30-40 वर्षों से केंद्र सरकार, प्रदेश सरकारें जैविक 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 खेती का प्रचार कर रही हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। लेकिन 40 वर्ष के लंबे प्रयास और धन खर्च करने के बाद भी भारत के किसान में जैविक खेती लोकप्रिय नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? मैंने भी उसको किया 3 साल। उसमें पहले 3 साल उत्पादन घटता है, खर्चा कम होता नहीं, मेहनत कम होती नहीं। ऐसी स्थिति में कोई भी किसान इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लेकिन प्राकृतिक खेती उससे बिल्कुल अलग है। प्राकृतिक खेती क्या है? प्राकृतिक खेती है, आप जंगल में जाओ, आप सबसे, भाई बोलना मेरे पीछे, अब मैं बच्चे भी पढ़ाता रहा हूं और छात्र भी ज्यादा संख्या में। आप मुझे बताएंगे कभी जंगल में गए हैं? फॉरेस्ट गए कि नहीं कभी? आप लोग गए हैं? तो यूं बताओ बेटे, जंगल में जितने पेड़ पौधे उनको यूरिया कौन देता है? डीएपी कौन देता है? कीटनाशक कौन देता है? और अलग से पानी कौन देता है? कोई नहीं देता। और जंगल में देखना, जब समय आता तो जंगल का पेड़ अपने आप फलों से लद जाता है, ठीक है? और आप जंगल के पेड़ के किसी भी पौधे के पत्ते को तोड़ो, प्रयोगशाला में ले जाओ, टेस्ट करो, उसमें एक भी तत्व की कमी नहीं मिलेगी, ठीक है कि नहीं? अब प्रकृति जो सिस्टम जंगल को देती है वो मेरे खेत को क्यों नहीं देगी? उसमें विभाजन कैसे है? जो नियम जंगल में काम करता है वही नियम हमारे खेत में काम करे। इसका नाम नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती है। समझ में आ गई बात? यह है प्राकृतिक खेती। अब यह लंबा विषय है, इसकी चर्चा तो समय इतना नहीं होगा मैं करूं, लेकिन कुछ बिंदु जो आदरणीय हमारी बहन नीलम पटेल जी ने भी रखे, आज एक गंभीर चुनौती बन गई है। और आप ये मत समझो कि ये प्राकृतिक खेती केवल एक विषय है। ऐसा मान करके आप सोचेंगे हमने क्या लेना। बाजार में जाओ, दुकान से अपना आटा खरीद लिया, दाल खरीद ली, सब्जी खरीद ली, फल खरीद लिए, जिसने करना करो, हमें इससे क्या लेना है। हम वो लोग बैठे हैं अभी इस हॉल में, इस सोच वाले। लेकिन ये अकेला मामला नहीं है। इस एक विषय के साथ 6-7 बहुत जरूरी महत्वपूर्ण वस्तुएं जुड़ी हुई हैं जो हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक है। एक नहीं है ये प्राकृतिक खेती, एक नहीं है। नंबर 1, इसके अलग अलग विषय मैं बताता हूं। आज ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती बन गई कि नहीं? और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में 24%, 24% रासायनिक खेती का और जैविक खेती का योगदान है। प्राकृतिक का नहीं, इसमें प्राकृतिक तो इसको खत्म करती है। 24%, 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए रासायनिक खेती जिम्मेदार है। यदि हम इस खेती को बंद करके प्राकृतिक खेती पर आए तो हम दुनिया को सैकड़ों साल और जीने का रास्ता दे सकते हैं। 24% कम नहीं होता। इतना ग्लोबल वार्मिंग कम होगा यदि हम प्राकृतिक खेती करेंगे। और ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम आप देख नहीं रहे प्रतिदिन? इस समय उसका लक्षण दिखाई देने शुरू हो गए। दुनिया के अनेक देशों में नदियां सूख गई हैं। यूरोप के जिन देशों में 28 डिग्री से नीचे तापमान नहीं था, वहां 45 डिग्री तापमान हो गया। हरियाणा, पंजाब में पिछले वर्ष 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से
22% गेहूं की फसल कम हो गई। इस समय आजकल अति वर्षा हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं अकाल पड़ रहे हैं, कहीं बर्फ जरूरत से ज्यादा, कहीं कम है, यानी कि प्रकृति का असंतुलन। ये सब हमारे द्वारा, ये फैक्ट्रियां, ये प्रदूषण, ये कंबल ओढ़ करके एसी में सोना और उसकी जो जहर, जो गर्मी निकलती वो पर्यावरण को बर्बाद करती है। हमें जीने का तरीका तक नहीं सिखाया गया। हम अंधेधुंध ढंग से मिसयूज कर रहे हैं। पानी का दोहन किया, हवा दूषित कर दी। अब दिल्ली जैसे शहरों का क्या हो रहा है, देख रहे हो कि नहीं रोज समाचार में? मास्क लगाए घूम रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के फेफड़े, किडनी अस्थमैटिक हो गए, चश्मे लग गए, सांस नहीं आता, दुनिया मर रही है। तो इसका है कोई इंजेक्शन हमारे पास में? मेडिकल साइंस इस प्रकृति के संतुलन का इलाज ढूंढ सकती है क्या बच्चों? हम अंदर बैठे हैं इस रूम में और तूफान आ जाए, कोई है उसका इलाज किसी के पास में? अति वर्षा हो जाए, कोई है इलाज उसका हमारे पास में? ये है प्राकृतिक आपदाएं और इसके पीछे हम मनुष्यों का योगदान है प्यारे बच्चों, हम मनुष्यों का, बाकी किसी प्राणी का नहीं है। किसी प्राणी का इसमें फॉल्ट नहीं है। मैं चर्चा करता हूं इस बात की और इसका प्रमाण दे सकता हूं। इसका प्रमाण भी इस क्या था, ये कोरोना काल में नहीं आया आपके सामने? प्रधानमंत्री जी ने जब कोरोना आया, देश के लोगों को निवेदन किया, भाई अब 1 महीना के लिए लॉकडाउन। याद है? भारत वाले भूलते बड़ा जल्दी। याद है कि नहीं लॉकडाउन? और उसमें क्या बोला था? 1 महीना घर में रहो। तब तक उन्होंने दवाई का प्रबंध किया, हॉस्पिटल्स का प्रबंध किया, डॉक्टर्स को तैयार किया और इधर वैक्सीन बनानी शुरू की। बड़ा उपकार उनका भारत भूल नहीं सकता, दुनिया नहीं भूल सकती। दुनिया के अनेक देशों में भी दवाई भारत ने भेजी और हम खुद बच गए। नहीं तो यूरोप वाले कहते थे कि इस कोरोना में सबसे बड़ा विनाश होगा तो भारत में होगा और इन अफ्रीकन कंट्रीज में होगा, लाशें बिछेंगी। और हुआ उल्टा, उनकी बिछी, राम बचा लिए मोदी जी ने। हुआ ना ऐसा? तो उन दिनों एक घटना याद करवाओ। अब बोलना प्यारे बच्चों, चुप नहीं बैठना। यूं बताओ, उन दिनों लॉकडाउन मनुष्यों का था या पशु पक्षियों का भी था? जीव जंतु, इस आदमी, इस समझदार आदमी को छोड़ के बाकी तो लॉकडाउन में नहीं थे ना। दुनिया में असंख्य प्राणी हैं, समुद्र में है, आकाश में है, असंख्य प्राणी हैं। लॉकडाउन केवल समझदार का था कि भाई तुम 1 महीना घर में बैठ जाओ। और हम 1 महीना घर बैठे थे। उसका परिणाम क्या हुआ? गंगा भी पवित्र हो गई, जमुना भी साफ सुथरी हो गई, शहरों का भी प्रदूषण खत्म हो गया, रात को तारे भी दिखाई देने लग गए और नई नई प्रजातियों के पक्षी भी आ गए। मैं यहां देखता था राजभवन में, जो कभी देखे ही नहीं। 1 ही महीने में इतना प्रकृति में सुधार, इतना इंप्रूवमेंट। अच्छा यूं बताओ, बाकी गौ, भैंस, गधा, घोड़ा, ऊंट, बकरी, जीव जंतु तो अपने काम पे लगे हुए थे। यदि वो प्रकृति को बिगाड़ते होते तो ये सुधार कैसे होता? हम ही तो बंद हुए थे, सारा सुधर गया। इसका मतलब सारा बिगाड़ करने का ठेका हमने लिया है कि नहीं? प्रमाण। इस तरह को काटो, कौन काटेगा? नहीं काट सकते ना। तो इसका मतलब विनाश की ओर हम ले जा रहे हैं, तो विकास की ओर भी हम ही ले जा सकते हैं। और उसका तरीका ये है, जो जो गलतियां इस प्रकृति को बिगाड़ने में हमसे हुई हैं
उनको ठीक करना, यदि जिंदा रहना है। और मजे की बात ये, बिगाड़ोगे तो हम तो मरेंगे ही, पर तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम, बाकी प्राणी भी नहीं छोड़ेंगे हम। जो श्वास लेते हैं उनको भी मारेंगे हम, उनको भी बेचारों का। अब तो रिसर्च आ गई है, अनेक गौशालों में मैं जाता हूं, गायों को भी कैंसर हो गया, भैंसों को भी कैंसर हो रहा। पता लगा वो क्यों? क्योंकि वो भी वही चारा खाती जिसमें यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड पड़ते हैं। मां जो दूध पिलाती है अपना, उसके दूध में यूरिया मिल रहा है। ये रिसर्च आ रही है। आप सबसे, आप तो बच्चे हैं, लेकिन मेरे आगे जो आदरणीय बैठे हैं उनको पता होगा, आज से 20-30 साल पहले पानी की बोतलें कौन लिए फिरता था जी? कहीं भी पानी पी लेते थे। कुएं में रस्सी डाली, 10 फीट पे पानी था। अब गुजरात में 1000 फीट तक पानी नीचे पहुंचा दिया, मिलता ही नहीं पानी, वो भी अशुद्ध हो गया। हवा शुद्ध हो गई, अन्न खाने की वस्तुएं अशुद्ध कर दी, धरती जहरीली बना दी। और इसका परिणाम, इस रासायनिक खेती से पहले कोई नहीं जानता था कैंसर क्या होता है, कोई नहीं जानता था डायबिटीज क्या होती है, कोई नहीं जानता था हार्ट अटैक क्या होता है। छोटे छोटे बच्चों की पेनक्रियाज, किसी की किडनी, अस्पताल भरे पड़े हैं। रोग निरोधक क्षमता शरीर की खत्म कर दी हमारी इस जहरीले खान पान ने। अब आप जो सोचे बैठे थे हमने क्या लेना खेती से, इसलिए लेना है कि हम जो जिंदा हैं वो खेती के कारण हैं। यदि आप और मेरे को अन्न ना मिले, फल ना मिले, दूध सब्जियां ना मिले तो कैसे जिएंगे? उनका शुद्ध होना नितांत आवश्यक है, ताकि हमारी युवा पीढ़ी, हम सब निरोग हों। तो सबसे पहली बात, इस प्राकृतिक खेती का जो सबसे बड़ी चुनौती सारे वर्ल्ड के लिए है वो है ग्लोबल वार्मिंग। और साइंटिस्ट कह रहे हैं, वैज्ञानिक, कि तापमान धरती का बढ़ रहा है। ग्लेशियर, बर्फ के पहाड़ पिघल रहे, वो पिघल करके तेजी से बह करके समुद्र में जा रहे हैं। समुद्र का वाटर लेवल ऊपर आ रहा है। कुछ समय के बाद समुद्र के किनारे बसे देश सब उसमें समा जाएंगे और नदियां सदा के लिए सूख जाएंगी। पीने का पानी नहीं मिलेगा, खेती कहां से करोगे, जिंदा कैसे रहोगे? ये स्थिति बन रही है कि नहीं? और ओजोन की परत, जो सूर्य और धरती के बीच में ऐसी परत जो सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणों को आने से रोकती हैं, बचाव करती हैं, वो होल हो गए, उसके अंदर बड़े बड़े छेद। अब वो किरणें डायरेक्ट पड़ रही हैं, इससे तापमान भी बढ़ता है और उनसे शरीर पर टकरा करके अनेक रोगों का भी जन्म हो रहा है, जिनका कोई समाधान नहीं मिलेगा। प्रकृति से डायरेक्ट मनुष्य ने लड़ाई छेड़ दी है और इसमें प्रकृति विजय होगी, हम विजयी नहीं होंगे। ये चिंता का विषय है। हवा प्रदूषित हो गई, पानी प्रदूषित हो गया, धरती जहरीली बना दी। इन सब का समाधान केवल और केवल प्राकृतिक खेती है। तो आप ये मत सोचो ये विषय एक है। और आज किसान की कितनी बड़ी समस्या है, कर्जे में डूब रहे, परेशान है, गरीबी के मारे हुए। क्यों? क्योंकि उनकी लागत बढ़ रही है, आय घट रही है। रासायनिक में लागत बढ़ती जा रही है, धरती का सूक्ष्म जीवाणु मार दिए, हलसिया, केचुआ, अर्थवर्म मार दिया, जो मित्र कीट थे वो मार दिए, जो धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने का काम करते थे, उपजाऊ बनाने का काम करते थे। आज धरती बंजर होती जा रही है। हमारे को डॉक्टर नीलम जी ने बताया, इन पे रिपोर्ट है, पूरी जानकारियां देश दुनिया की यही हमें देती हैं और फिर हमारे भाषण का विषय बन जाता वो।
इन्होंने बताया कि जब पंतनगर यूनिवर्सिटी से ये हरित क्रांति शुरू हुई तो डॉक्टर नैने नाम के साइंटिस्ट थे जो अमेरिका से पढ़ के आए थे और इस मिशन में सहयोगी थे। उनकी रिपोर्ट है कि उस समय भारत की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था और आज पूरे देश की भारत की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे आ रहा, यानी सारी धरती बंजर हो रही है। अभी वो यही तो बता रहे थे। और यूनेस्को की रिपोर्ट कहते हैं आई है कि अगले 50 साल ये खेती यूं ही चलती रही तो सारी धरती ऐसी हो जाएगी जैसे आप जिस फर्श पर बैठे हैं एक तिनका भी पैदा नहीं होगा। कैसे दुनिया जिएगी? समझदार लोग वो होते हैं जो समय पर निर्णय लेते हैं, आने वाले दुखों से बचने का रास्ता ढूंढते हैं, इन कष्टों से आने वाली पीढ़ी को बचाते हैं। और ये जिम्मेदारी हम आगे बैठे लोगों की, इन पीछे बैठने वालों के लिए जरूरी है। तो मैं ऐसे कृषि साइंटिस्ट को, इनमें डॉक्टर राजेश्वर चंदेल हमारे बीच में सोलन से यूनिवर्सिटी से आए हैं, डॉक्टर टिम्बड़िया जी बैठे हैं, और हमारे कुरुक्षेत्र में डॉक्टर हरिओम जी हैं, एक हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बलजीत सारन हैं, एक आपकी यूनिवर्सिटी में सुभाष बंसल जी वर्मा जी हैं। ऐसे मैडम ने 10-12 साइंटिस्ट ऐसे लिए कि जो माइक्रोबायोलॉजी के हैं, कोई कीट विज्ञान के हैं, कोई सोयल के हैं। इन लोगों ने पिछले कई वर्षों से रिसर्च शुरू की हुई है और इस रिसर्च में सिद्ध कर दिया कि प्राकृतिक खेती से न तो किसान का उत्पादन कम होगा विधि से करने से, और पर्यावरण भी बचेगा, पानी भी बचेगा, गाय भी बचेगी, लोगों का स्वास्थ्य भी बचेगा, ये अस्पताल भी कम होंगे। और भारत देश, प्यारे बच्चों ध्यान करो, इस समय 2.5 लाख करोड़ रुपया भारत की केंद्र सरकार विदेशों को देती है और बदले में यूरिया डीएपी जहर खरीदती है 1 साल में। और 2.5 लाख रुपया कितना है? आपके पूरे गुजरात का 1 साल का बजट है। अब 2.5 लाख करोड़ रुपया यदि 1 साल में हम बचा लें और ये धन यूनिवर्सिटीज बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, विकास के लिए लगे, तो भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु की ओर नहीं बढ़ेगा क्या? और आने वाली पीढ़ियों को पानी भी मिलेगा, आने वाली पीढ़ियों को उपजाऊ धरती भी मिलेगी, आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण भी मिलेगा। कितना उपकार है इसके लिए। तो ये सामान्य काम नहीं। कभी आप ये सोचो कि हमारे एमओयू केवल अनाज को इधर उधर करने के लिए होंगे, वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन आप इसके द्वारा कितना पुण्य कमाओगे। इस भगवान की व्यवस्था में हम आस्तिक लोग हैं, परमात्मा को मानते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, तो उसका मतलब भगवान की उपासना ये नहीं कि थाली लगाओ और आरती घुमा दो। परमात्मा की उपासना है उसकी व्यवस्था में सहयोग करना। भगवान ने सुंदर हवा दी थी, उसकी स्वच्छता बनाए रखना। भगवान ने झीलें, समुद्र, तालाब, नदियां पवित्र जल से दी थी, उनकी रक्षा करना। परमात्मा ने धरती पवित्र दी थी, जिसका सुगंध ही देता था, जीवन देता था, उसको वैसा ही बना करके रखना। गौ माता दुनिया का महान उपकारी प्राणी है, जिसकी आंतें जीवाणुओं का भंडार है, गौमूत्र खनिजों का भंडार है, प्राकृतिक खेती के लिए वरदान है, और उसका A2 दूध स्वास्थ्य के लिए वरदान है। उस गौ माता की रक्षा करना ईश्वर की व्यवस्था में सहयोग करना है। मनुष्य के कल्याण, प्राणी मात्र का कल्याण, जो परमात्मा ने सृष्टि बनाई उसको और अच्छा बनाना, इससे भगवान स्वतः ही प्रसन्न होंगे। यही ईश्वर की पूजा है।
इससे बड़ा दूसरा कोई काम नहीं। तो आज मैं उन बंधुओं को बधाई देता हूं जो अलग अलग प्रांतों से आए हैं और गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ MOU हुआ है। अब इससे आपस में विद्यार्थियों का आदान प्रदान होगा, एक दूसरे को जानेंगे, रिसर्च का काम बढ़ेगा, नई नई खोजें होंगी और इसी के साथ आपने सहकारिता के क्षेत्र के भी डॉक्टर राजवीर जी हमारे बीच में ऐसे लोग बुलाए हैं। ये ऐसे लोग कि जो आपके उत्पादन की सहकारिता के माध्यम से उसका निर्यात करना, लोगों में बांटना, पैकेजिंग का काम करना, नए नए इनोवेशन के साथ, नई नई सोच के साथ और रास्ते भी बहुत निकलेंगे हमारे आपस में। अभी डॉक्टर राजेश्वर चंदेल बैठे, इन्होंने एक नया ही काम कर दिया इस साल। प्राकृतिक खेती के जो किसान थे जिन्होंने सेब पैदा किया हिमाचल में, उनका सेब जो आम सेब था वो तो 50-60 रुपए किलो गया है। नहीं, इनका जो रासायनिक वालों का कितना गया? हाँ, ध्यान करो, जो रासायनिक खेती करते हैं वहां पर उनका सेब 60 से 65 रुपए किलो गया और डॉक्टर साहब ने जो सेब प्राकृतिक खेती से करा वो 150 रुपए किलो तक गया। और वो रासायनिक लोगों को कैंसर देगा और इन वाला कैंसर से मुक्ति देगा। और इन वाले में खर्चा 0 है और उनके खर्चा 30-40% है। धरती जहरीली, इतना अंतर है। और इन्होंने अब उससे जूस निकाल करके पैकेजिंग का काम यूनिवर्सिटी में किया, उनसे चिप्स बना दिए सेब के, नई नई खोजें कर रहे हैं। और वो और भी महंगा होगा जूस वाले हिसाब से, तो उसके रेट और बढ़ जाएंगे। तो ये चीज भी हमारी साथ मतलब एक उत्पादक बने, एक निर्यातक बने और वो सब लोगों में वितरण का रास्ता बने। सारे रास्तों को घेर घोट करके पंड्या जी ने आज फिट कर दिया है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इतने ओजस्वी तेजस्वी हमारे वाइस चांसलर महोदय पूरे देश को हमारे को इस मिशन के साथ जोड़ने का काम करेंगे और ये बहुत बड़ा पुण्य इनको मिलने वाला है। ये बड़ा भारी पुरस्कार का मामला है। तो आज आप लोग आए, अब ये विधि क्या है, इसका तरीका क्या है, इस पर समय मैं इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि आप खेती करते नहीं, ये विषय तो मेरा किसानों को पढ़ाने का है। बस इतना समझ लो कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में भी अंतर है और रासायनिक खेती। रासायनिक खेती पर्यावरण बिगाड़ती है, पानी दूषित करती है, धरती को खराब करती है, जीव जंतुओं को मारती है, लोगों का स्वास्थ्य खराब करती है और किसान को कर्जे में डालती है और भारत को भी कर्जे में डालती है। ये रासायनिक खेती। और जैविक खेती में उत्पादन 3 साल घटता है, मेहनत कम होती नहीं, लागत कम होती नहीं, वो भी पर्यावरण बिगाड़ती क्योंकि गोबर डायरेक्ट पड़ता, मीथेन जैसी गैसेज पैदा होकर जलवायु परिवर्तन का कारण बनती हैं। जबकि प्राकृतिक खेती में इतना अंतर है कि जैविक खेती विधिवत करें तो 1 एकड़ में 300 क्विंटल गोबर की खाद पड़ती, जिसमें 20-30 पशु चाहिए 1 एकड़ में। और प्राकृतिक खेती में 1 गाय से 30 एकड़ की खेती होती है, जैविक में 30 गाय से 1 एकड़ की खेती होती है। ये अंतर जैविक और प्राकृतिक का। प्राकृतिक में पर्यावरण भी नहीं बिगड़ेगा, उत्पादन भी कम नहीं होगा, धरती का स्वास्थ्य भी बनेगा, गौ माता भी बचेगी, लोगों का भी स्वास्थ्य बचेगा, किसान भी कर्जे से मुक्त होगा और भारत को ये जहर खरीदने के लिए 2.5 लाख करोड़ भी बचेगा। सबका कल्याण। इसके लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी
ने पूरे देश में इस मिशन को आह्वान के साथ आगे बढ़ाया और उनके ही कारण अभी मैं पिछले दिनों इतनी रुचि अलग अलग प्रदेशों में बनी। महाराष्ट्र सरकार ने मेरे को बुलाया, पुणे में 1 लाख किसान ऑनलाइन जोड़े, 4-5 हजार किसान मेरे सामने उन्होंने बुलाए। इतना भव्य कार्यक्रम वहां पर हुआ। उससे पहले मैं गोवा में गया, वहां पूरी सरकार बैठी थी और उन्होंने वहां प्राकृतिक कृषि बोर्ड का निर्माण कर दिया। अभी मैडम ने बताया उत्तराखंड में 4 दिन पहले मैं गया, उन्होंने बोर्ड का निर्माण कर दिया और वहां ये मिशन चालू हो गया। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने 4 बार मुझे बुला लिया, वहां भी बोर्ड बन गया और काम चालू हो गया। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर राजेश्वर चंदेल और राकेश जी IAS अधिकारी, ये 2 ऐसे गजब के लोग थे। जब तक मैं रहा मैंने 50,000 लोग जोड़े थे वहां पर, और मेरे आने के बाद इन्होंने 2 लाख लोग जोड़ दिए। इतना बड़ा काम हिमाचल प्रदेश में। हरियाणा में बोर्ड गठित हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया और गुजरात में हो गया। गुजरात में तो डांग जिले को हमने बिल्कुल प्राकृतिक जिला घोषित कर दिया, जहां 1 तोला भी DAP यूरिया प्रयोग नहीं हो रहा इस समय। तो इतनी स्पीड से काम चल रहा। पूरी प्रदेश सरकार ने इतना इस मिशन को जोड़ा कि आज जन आंदोलन ये बन गया और प्रधानमंत्री जी यही चाहते हैं कि ये जन आंदोलन बने। इस जन आंदोलन के मिशन में गुजरात विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, उनकी पूरी टीम ने, उनके छात्रों ने जो स्पीड पकड़ी है, जो उत्साह दिखाया है, वो हम सब के लिए एक प्रेरणा का कारण बनेगा। और जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने PhD के लिए नामांकन किया, उनको मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई देता हूं। वो एक ऐतिहासिक बालक बनेगा। जो काम हरित क्रांति के टाइम पर उन साइंटिस्ट ने किया, अब ये प्राकृतिक खेती के साइंटिस्ट ये बनेंगे जो पहल करेंगे जहर से मुक्त करने की। और बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप इस विषय को समझें, जानें और इधर रुचि पैदा करें। आने वाला समय जहर खाने का नहीं, अमृत खाने का है। ये दूषित पानी पीने का नहीं, शुद्ध पानी पीने का होगा। इस प्रकृति का दोहन नहीं, इसको बचाने का काम करना है। ये ईश्वर की भी पूजा है और मानवता और प्राणी जगत के लिए भी बहुत कल्याणकारी है। इन्हीं शब्दों के साथ जितने अतिथि बाहर अलग अलग प्रांतों से आए हैं MOU के लिए, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, बधाई देता हूं और आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। प्राकृतिक खेती का इतना रोचक एवं सरल विश्लेषण हम सबको प्राकृतिक खेती से बहुत अच्छी तरह से अवगत कराया महोदय जी, माननीय महोदय जी आपने। एवं विनाश से विकास के इस पथ पर हम हमेशा आपके छत्र छाया में आगे बढ़ते रहेंगे, यह हमें विश्वास है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मैं आमंत्रित करते हूँ गुजरात विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ साइंसेज के डीन प्रोफेसर डॉक्टर PN गज्जर जी को। नमस्कार। आज के समारंभ के मुख्य अतिथि श्री माननीय सदा पूजनीय गुजरात राज्य के गवर्नर महोदय श्री आचार्य देवव्रत जी, गुजरात यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति श्री हिमांशु पंड्या जी, आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नीलम पंचाल जी, IAS के डायरेक्टर सुधांशु जहांगीर जी, यहाँ उपस्थित सभी वाइस चांसलर्स, MOU करने के लिए यहाँ जो उपस्थित है वो सभी संस्था के अतिथिगण, आमंत्रित मेहमानों और विद्यार्थीगण, मेरा ये सौभाग्य है कि गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से आज ये आभार
विधि या प्रस्ताव रजू करने का मुझे मौका मिला। सबसे पहले गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से मैं गुजरात राज्य के गवर्नर श्री महामहिम आचार्य देवव्रत जी का आभार प्रकट करता हूँ। आपकी छत्र छाया में, आपके कर कमलों में आज जो भी यहाँ कार्यक्रम रहा, आपकी प्रेरणा मिली, आपके आशीर्वचन मिले, उससे हम आभारी हैं। हम आपको गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से वादा करते हैं कि जो आपने प्राकृतिक खेती का बीज हमें रोपा है हमारे कैंपस में और हमें जो प्रेरणा दी है वो एक वट वृक्ष बनेगा, उसकी हमें आपको खातरी दिलाते हैं। डॉक्टर नीलम पंचाल जी यहाँ उपस्थित है। हम गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से उनके भी आभारी हैं कि हर वक्त जहाँ भी ज़रूरत हुई वो हमें प्रेरणा देती है और सहयोग गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ देते हैं। आज जो भी 7 इंस्टीट्यूट्स के साथ गुजरात यूनिवर्सिटी ने MOU का आदान प्रदान किया है, उनके जो अतिथि यहाँ आए हैं और वो जो यहाँ कार्य विधि में शामिल हुए, उनके भी गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ। यहाँ उपस्थित सभी आमंत्रित गण, विद्यार्थीगण के लिए ये प्रसंग काफ़ी यादगार रहेगा कि महामहिम श्री माननीय आचार्य देवव्रत जी के हाथ कर कमलों से आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला और वो भी एक सौभाग्य का मौका जो मिला, उनके लिए भी एक प्रसंग, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट रहेगा। सो एट द एंड गुजरात यूनिवर्सिटी आप सभी का आभारी है और एट द एंड वंस अगेन आई थैंक्स how we forget our honorable vice chancellor and the Sudhanshu for organizing and taking the lead in this kind of event. Thanks. Thank you. कार्यक्रम के अंत में हम कृपया सभी अपनी अपनी जगह पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं।